Hello everyone, I'm Zeba Afreen. Welcome to my channel Study with Passion. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये 1857 के रिवॉल्ट की थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर के वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और क्या डिस्कस कर चुके हैं इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द कॉजेज, मतलब कि 1857 के रिवॉल्ट के क्या कारण थे, क्या रीजंस थी। तो कुछ पॉलिटिकल कॉजेज थे, सोशियो रिलीजियस कॉजेज थे, मतलब सामाजिक एवं धार्मिक कारण थे, इकोनॉमिक कॉजेज थे, मिलिट्री कॉजेज थे, इमीडिएट कॉज थे, तात्कालिक कारण थे। तो इन सबको मैं फर्स्ट पार्ट में अच्छे से डिस्कस की हूँ। और सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था ये रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुई। तो 10th ऑफ मई 1857 को ये रिवॉल्ट मेरठ से स्टार्ट हुई थी। फिर हमने इंडिया के मैप पे देखा था कि ये कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ था। तो ये रिवॉल्ट मेनली नॉर्थ साइड में स्प्रेड हुआ था। और जो ये फिर हमने एक चार्ट पे देखा था कि कहाँ से कौन सी जगह से कौन कौन से शासक इन्वॉल्व थे, मतलब वो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, कौन सी जगह से कौन से शासक उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो हमने देखा सेकेंड पार्ट में। और मैं इसके लिए कुछ ट्रिक भी बनाई थी, आप लोग शायद देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को पसंद आएगा वो वीडियो। अब हम देखेंगे कि इस रिवॉल्ट के आउटकम्स। तो आउटकम्स में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये 1857 का रिवॉल्ट था ये फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ था, इसके बहुत सारे रीजंस थे जो हम वन बाय वन आगे देखेंगे। और नेक्स्ट है परिणाम, मतलब क्या आउटकम निकला, क्या रिजल्ट निकला। ये हमारा जो रिवॉल्ट था ये फेल ज़रूर हो गया था, लेकिन इसके कुछ रिज़ल्ट निकल के आए थे जो हमारे फेवर में थे, मीन्स इंडियंस के फेवर में थे और कुछ ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और लास्ट है स्वरूप। स्वरूप मतलब इस रिवॉल्ट को किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाए। जो ये थे हमारे इतिहासकार थे जो इंडियन थे, और जो ये ब्रिटिशर्स थे, उनके सबके अपने अलग अलग ओपिनियन थे इस रिवॉल्ट के बारे में। सब किसी ने कहा इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा। तो ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है, सबके अपने अपने ओपिनियंस थे, तो उसे हम आगे देखेंगे। और अब हम देखते हैं कि इस रिवॉल्ट के फेल होने के क्या क्या रीजंस थे। तो जिसमें फर्स्ट हेडिंग है सीमित क्षेत्र। ये भारत के कुछ ही भागों में सीमित रही थी, मतलब द रिवॉल्ट डिडंट स्प्रेड टू द इंटायर कंट्री। ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं स्प्रेड हुआ था, नहीं फैला था। मैक्सिमम क्षेत्रों में शांति बनी रही थी। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया रिमेंड क्वाइट, वो चुप थे। क्यों चुप थे? क्योंकि साउथ इंडिया में एजुकेटेड क्लास थी, वो दखल अंदाजी नहीं करती थी। आज भी जो एजुकेटेड लोग होते हैं वे दूसरों की लड़ाइयों से खुद को अलग ही रखते हैं। और वहाँ से साउथ इंडिया से जो ट्रेड हो रहा था तो उससे उनका प्रॉफिट था, तो इसलिए वो बिल्कुल चुप थे। और पंजाब इसलिए चुप था क्योंकि पंजाब वाज द मेन एंट्री पॉइंट। जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर करते थे तो वो पंजाब के साइड से एंटर करते थे, तो उनका भी प्रॉफिट था और वो चुप थे। और बंगाल में भी इस रिवॉल्ट का ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था, क्योंकि बंगाल ही एक ऐसा स्टेट था जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता था।
और उस टाइम के कलकत्ता कैपिटल थी, तो अगर कैपिटल में ही ऐसा कुछ होता तो पूरे इंडिया में दंगे भड़क जाते, तो इसलिए बंगाल चुप थे। और दूसरा है शासकों एवं सामंतों की गद्दारी। जो पूरे भारत में कंप्लीट नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, मतलब राष्ट्रवाद की कमी थी। तो जो सिंधिया ऑफ ग्वालियर की सिंधिया, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये सब मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है कि सिंधिया कहाँ के थे, निज़ाम कहाँ के थे, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो सिंधिया के, ग्वालियर के जो सिंधिया थे और उनके मंत्री थे दिनकर राव, और इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल की बेगम, पंजाब के सिख सरदार, ये लोग अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ बिग ज़मींदार्स गेव सपोर्ट टू ब्रिटिशर्स। वो ज़मींदार भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बड़े राजा अंग्रेज़ों को सपोर्ट करेंगे तो पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना फैलनी ही नहीं थी, और फैलती भी तो जो राजा थे वो उसे सप्रेस कर दे रहे थे। और थर्ड है संगठन का अभाव, मीन्स लैक ऑफ प्रोग्राम। ये कोई योजना नहीं थी, कोई प्रॉपर योजना नहीं थी उनके पास। पहले इस रिवॉल्ट का डेट फिक्स किया गया था 13 मई को, लेकिन फिक्स डेट से पहले ही 10 ऑफ मई को ये रिवॉल्ट में, इस विद्रोह में कूद पड़े ये लोग। 10 मई को ये रिवॉल्ट मेरठ से स्टार्ट कर दी थी, जो कि 13 मई को स्टार्ट होनी थी। उन्हें बस ये पता था कि हमें लड़ना है, हमें अंग्रेज़ों के पॉलिसीज़, उनके लॉर्डशिप का अंत करना है। रीजंस पता थे, लेकिन उसका क्या आउटकम आएगा, क्या रिजल्ट होगा, वो किसी को कुछ पता नहीं था, बस लड़ना था। और जो इन सब की वजह से ही आगे चल के ये रिवॉल्ट जाके असफल हो जाता है। अब हम देखते हैं फोर्थ, उद्देश्य का अभाव, यानी कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव। उनका क्या एम है, ये क्या पर्पस है, कुछ पता नहीं था। जो लोगों में आपस में ना तो सहयोग की भावना थी और ना ही उनके अंतिम लक्ष्य का कुछ पता था। मतलब कि आपस में कोलैबोरेशन की कमी थी। देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, आई मीन जो सिपाही थे, जो ज़मींदार थे, उनमें कुछ भी कोलैबोरेशन नहीं था, कुछ भी किससे बात करना है, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं था। जो भी इस रिवॉल्ट में इन्वॉल्व थे, उनके सबके अपने अपने अलग रीजंस थे। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, वो अपने सन, जो अडॉप्टेड सन था दामोदर राव, उसके लिए लड़ रही थी, उसको झांसी की गद्दी दिलाना चाहती थी, जिसका अपोज कर रहे थे ब्रिटिश, तो वो उसके लिए लड़ रही थी। और जो सिपाही थे, वो जो चर्बी लगे कारतूस थे, और उनके साथ जो भेदभाव होता था उनकी सैलरी में, और उनके साथ जो अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, खाने पीने से लेकर के उनसे बात करने का तरीका, तो वो उन सब के लिए लड़ रहे थे। तो भारतीय, और तो यहाँ पे है कि किसी में, सबका अपना अलग अलग रीजंस था, तो किसी में कोई तालमेल नहीं था कि आखिर हम लोग को क्या क्या लास्ट में क्या ऑब्जेक्टिव, क्या हम लोग का लक्ष्य रहेगा, ये किसी को कुछ पता नहीं था। लास्ट है कि सीमित साधन। भारतीय सैनिकों के पास इक्विपमेंट जो थे उसकी बहुत कमी थी। जो भारतीय लोग थे वो भाले और तलवार से युद्ध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के पास नए टेक्नोलॉजी की सब कुछ थे, तोप था उनके पास, और वो लोग मतलब बेटर इक्विपमेंट था जो ब्रिटिश थे उनके पास। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास इक्विपमेंट की कमी होगी तो ये रिवॉल्ट ख़त्म होना ही था। हम तो 1857 का जो ये रिवॉल्ट था वो प्रॉपर तरीके से 1859 में ख़त्म हो जाता है।
और जो अंग्रेज़ थे वो दोबारा अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो 1857 का रिवॉल्ट 1859 में जाके एंड हो जाता है, तो उसके बाद उसका इस रिवॉल्ट का क्या आउटकम निकलता है। तो इस रिवॉल्ट में के बाद जो मुग़ल शासक था, मुग़लों का शासन था, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और ये रिवॉल्ट जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्वीन भारत में आती है। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो भारत में आती है और यहाँ पे कुछ कानून पास करती है, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको याद रखिएगा कि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो रिवॉल्ट जब ख़त्म हो गया था 1859 में जाके ये रिवॉल्ट प्रॉपर ढंग से ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म होने के बाद क्वीन विक्टोरिया भारत आती है, इंडिया में आती है और यहाँ आने के बाद वो एक कानून पास करती है जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वीन विक्टोरिया का जो अनाउंसमेंट लेटर था वो उसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस चीज़ को आपको याद रखनी है। तो लॉर्ड कैनिंग ही 1 नवंबर 1857 को इस अनाउंसमेंट लेटर को पढ़ा था और जहाँ पे पढ़े थे वो इलाहाबाद में मिंटो पार्क में पढ़े थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि जो घोषणा पत्र जो अनाउंसमेंट लेटर था महारानी विक्टोरिया का वो किसने पढ़ा था, तो वो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था, तो वो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। और कब पढ़ा था, डेट को भी हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था। यहाँ से डेट भी कई बार पूछा गया है कि कब पढ़े थे, तो नवंबर याद रखिएगा। और यहाँ पे जो ये अनाउंसमेंट लेटर था इसमें क्वीन ने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकालकर क्राउन के हाथों में चली गई और जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे उनको वाइसराय कहा जाने लगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वाइसराय कौन थे, तो फर्स्ट वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे लास्ट गवर्नर जनरल पूछे तो भी लॉर्ड कैनिंग होगा और फर्स्ट वाइसराय पूछे कैनिंग होगा। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कैसे, जो वाइसराय होता था वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। जो कॉलोनीज हुआ करती थी, जैसे कि ये यहाँ पे है मद्रास हो गया, सॉरी यहाँ पे बंगाल हो गया, यहाँ पे मद्रास हो गया और यहाँ पे बॉम्बे हो गया। तो जो कॉलोनीज थे वहाँ पे इसको सेम पर्सन को, उसी बंदे को कहा जाएगा वाइसराय। लेकिन जो बाकी जो स्टेट थे ये वहाँ पे उसी बंदे को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वही पर्सन है, लेकिन जो यहाँ पे कॉलोनीज है वहाँ पे उनको वाइसराय कहा जाता है और यहाँ पे जो बाकी जो स्टेट्स थे तो वहाँ पे उसी को गवर्नर जनरल कहा जाता है। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का अनाउंसमेंट किया गया था तो उसमें जो क्वीन ने कुछ वादे किए थे, जैसे कि डलहौजी की हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया और पूरे जो भारतीय शासक थे उन्हें फिर से चाइल्ड अडॉप्ट करने का राइट दे दिया गया, यानी कि बच्चा गोद लेने का राइट दे दिया गया। जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी, मैं अच्छे से डिस्कस की हूँ, ये कर चुकी हूँ, तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो।
और अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है जो इंडियन सोल्जर्स थे और यूरोपियन सोल्जर्स थे, उनके रेशियो में चेंज कर दिया गया था। उनका रेशियो 5:1 से घटा के 2:1 कर दिया गया था। जो पहले ये मतलब इनके इंडियन सोल्जर्स थे पहले 2,38,000 थे इंडियन सोल्जर्स और सिर्फ 45,000 ही यूरोपियन सोल्जर्स थे। तो इस रेशियो को भी कम कर दिया गया था, 5:1 से घटा के 2:1 कर दिया गया था। पहले भारतीय सैनिक, इसको एक बार अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया है कि भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक का क्या रेशियो था। तो पहले 5:1 था, लेकिन इसको घटा के 2:1 कर दिया गया था। और क्वीन विक्टोरिया का जो अनाउंसमेंट लेटर था उसमें क्वीन ने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उसे ख़त्म करके क्वीन ने उसे अपने अंडर में ले लिया था। तो भारत की ऐसा तो था नहीं कि क्वीन भारत की देखभाल के लिए सारा कुछ इंडिया में रह के संभालती, तो इसलिए उसने क्वीन ने एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया विच इज़ नोन एज अ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि लंदन में रहते थे, लंदन में इंडिया हाउस में रहते थे। ये जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था, क्वीन विक्टोरिया ने जो अपॉइंट किया था सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, वो लंदन में रहते थे। लंदन में इंडिया हाउस था, वहाँ पे बैठते थे। लेकिन जो इनकी सैलरी थी वो इंडिया से जाती थी। और जो ये सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे, उनकी हेल्प के लिए 15 मेंबर्स की एक काउंसिल होती थी जो उनकी हेल्प करते थे। मतलब 15 सदस्यों की एक मंत्री परिषद बनाई गई थी जो इसको हेल्प करते थे। जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था उनको हेल्प करते थे। क्वीन ने कुछ और वादे किए थे, नो मोर इंटरवेंशन इन रिलीजियस मैटर, मतलब कि कोई भी इस इनके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करे, क्योंकि जो रिवॉल्ट हुआ था वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली थी इस रिवॉल्ट में। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अब कोई इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा रिलीजियस मैटर पे। और इसने एक और वादा किया था कि नो कन्वर्सन इन रिलीजन बाय फोर्स, उन्हें फोर्सफुली धर्म को कन्वर्ट नहीं कराया जाएगा। मतलब जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करा रहे थे, ईसाई में जो कन्वर्ट करा रहे थे, तो उसमें फोर्सफुली नहीं कन्वर्ट कराया जाएगा। अगर उनकी मर्ज़ी होगी, लोगों की मर्ज़ी होगी ईसाई बनना, ईसाई में अपना धर्म कन्वर्ट करना, तो ही करेंगे, फोर्सफुली नहीं कराया जाएगा। तो इन सब को आप याद रखिएगा, एक दो बार देखिएगा ये वीडियो, आई होप आपको याद हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट में लोगों के क्या ओपिनियन थे। तो जिसमें फर्स्ट है सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह किसने किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस, सीले, टी.आर. होम्स, ये लोग जो हैं वो अंग्रेज़ इतिहासकार थे, इन्होंने कहा था। और कुछ भारतीयों ने भी इसके हाँ में हाँ मिलाया था, जैसे कि दुर्गादास और सर सैयद अहमद खां, इन लोगों ने भी कहा था कि हाँ ये सैनिक विद्रोह था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था ये। तो इसको याद रखिएगा कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था। इस 1857 के रिवॉल्ट को सैनिक विद्रोह, महज एक सैनिक विद्रोह कह के किसने कहा था? तो ये है सर जॉन लॉरेंस, आप याद रखिएगा, सीले, टी.आर. होम्स, और इसमें 2 इंडियन थे जिसने इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी, तो वो थे दुर्गादास और सर सैयद अहमद खां। इन लोगों ने भी कहा था सैनिक विद्रोह ही है ये। और सेकंड है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा था? तो ये वी.डी. सावरकर ने कहा था इसे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम अगर पूछे तो आपको वी.डी. सावरकर टिक करना है।
वीडी सावरकर 1909 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसी बुक में इन्होंने कहा था जो 1857 का रिवोल्ट है उसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। और आरसी मजूमदार ने इसे ना ही प्रथम राष्ट्रीय तथा ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो आपसे पूछे कि क्वेश्चन रहे कि ना ही प्रथम राष्ट्रीय ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था 1857 1857 की क्रांति को, तो आप कहिएगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार अपनी बुक सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार की बुक थी जो उन्होंने पब्लिश किया था 1957 में। तो उसी बुक में इन्होंने ये कहा था कि ये ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ना ही राष्ट्रीय है। तो इसको आरसी मजूमदार ने अपनी बुक में कहा था जो सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन 1857, इसको भी आपको याद रखना है, जो पब्लिश किए थे 1957 में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इस 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो जो एक बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता, इन दोनों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस विद्रोह को 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह घोषित कर दिया गया था। लेकिन ये जो बेंजामिन डिज़रायली है ये ब्रिटेन के नेता थे। उन्होंने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह थी ना कि सिपाही विद्रोह। तो इसे आपको याद रखना है कि जो बेंजामिन डिज़रायली थे वो ब्रिटिश नेता थे और उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। और कब कहा था? तो 27 जुलाई 1857 को कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है ना कि सिपाही विद्रोह। और दूसरे हैं अशोक मेहता। तो अशोक मेहता ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। उनकी एक बुक थी द ग्रेट रिबेलियन, तो उसी ग्रेट रिबेलियन बुक में कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह थी। तो आपको याद रखना है कि अशोक मेहता की बुक कौन थी? तो वो द ग्रेट रिबेलियन थी और उसी ग्रेट रिबेलियन बुक में इन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह थी। और फिफ्थ है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये किसने कहा था? तो LIR रीज ने कहा था कि ये धर्मांधों का मतलब जो धर्म के रक्षक हैं उनका ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये LIR रीज ने कहा था। और सिक्स्थ है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये TR होम्स ने कहा था। और लास्ट है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो ये सर जेम्स आउटरम और W टेलर ने कहा था। इसको आप एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता ने कहा था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? तो LIR रीज ने कहा था। शॉर्ट फॉर्म में बस रीज याद कीजिएगा, हो जाएगा। और बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? तो TR होम्स ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम और W टेलर ने कहा था। अब हम देखेंगे कि इस रिवॉल्ट से रिलेटेड जो बहुत सारी बुक लिखी गई थी, तो उसमें किसने कौन सा बुक लिखा था? There is some important books on the revolt of 1857. तो जिसमें फर्स्ट है 1857, बुक का नाम ही था 1857, ये SN सेन ने लिखा था। और सेकेंड है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था। थर्ड है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था। और फोर्थ है द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता ने कहा था। मैं आपको अभी पिछले स्लाइड में बताई हूँ।
और फिफ्थ है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वीडी सावरकर ने कहा था, जिसमें इसने सुनियोजित विद्रोह कहा था, इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था, वीडी सावरकर ने इसी बुक में कहा था। और द सिपॉय म्यूटनी एंड रिबेलियन 1857, ये कहा था, ये जो बुक है उसके ऑथर थे आर.सी. मजूमदार। इसी में उन्होंने कहा था कि ये ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ना ही प्रथम राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। तो ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था, अपनी इसी बुक में कहा था। तो आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़िएगा। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि 1857 ये इसके ऑथर थे, बुक था ये 1857, इसके ऑथर थे एस.एन. सेन। और सेकंड बुक है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। इंडियन रिवॉल्ट ये लिखा था सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान इसके ऑथर थे। थर्ड है द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था। और फोर्थ है द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता ने लिखा था। फिफ्थ है इन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वीडी सावरकर ने लिखा था। और लास्ट सिक्स्थ है द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। आई होप आप लोग इसे एक दो बार अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा और उसे याद कीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। आई होप आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा। इन केस आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।